तो फ्रेंड्स, बजट शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा के बोगेट से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है उसे क्या बोला जाता है? बजट बोला जाता है। तो इसे बजट क्यों बोला गया? इसकी एक स्टोरी है, वो मैं आपको बताता हूँ। 1773 में ब्रिटिश वित्त मंत्री रॉबर्ट वॉलपोल जब संसद के सामने वित्तीय प्रस्ताव पेश करने के लिए आए तो उन्होंने अपना वित्तीय प्रस्ताव जो था वो चमड़े के थैले में से निकाला थे। तब से इसका नाम क्या रख दिया गया? बजट रख दिया गया। ओके। हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है। ओके। बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है। बजट का उल्लेख जरूर है। किस नाम से? वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से हमारे संविधान में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 112 में। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 112 काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इसको याद करने की मैंने सिंपल सी ट्रिक बना रखी है। वो ट्रिक अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से वो देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक बनाई है मैंने। आगे बात करते हैं कि बजट जो होता है एक सरकार की राजकोषीय नीति मतलब फिस्कल पॉलिसी का लेख पत्र होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली एग्जाम में ये लाइन से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की सहमति से वित्त मंत्री जो होता है फाइनेंस मिनिस्टर, ये फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है ये लोकसभा में वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करता है। अब बात आती है वित्तीय वर्ष क्या होता है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का जो समय होता है इसको क्या बोलते हैं? वित्तीय वर्ष बोलते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। संसद में बजट को मनी बिल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। किसके रूप में? मनी बिल के रूप में। धन विधेयक, मनी बिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? धन विधेयक। तो मनी बिल क्या होता है ये हमको समझना होगा। मनी बिल के साथ साथ में इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंस बिल, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हम चलिए दोनों को हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो मनी बिल क्या होता है? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 110 में इसका उल्लेख दिया गया है। इससे भी रिलेटेड मैंने ट्रिक बना रखी है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको याद करने का तरीका बताया था आपको। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है, वो ट्रिक देखना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी भी लिंक दे रखी है, आप वो देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको याद करें। और ध्यान रखिएगा कि मनी बिल जो होता है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पर? लोकसभा में। कोई बिल मनी बिल मतलब धन विधेयक है कि नहीं, ये कौन तय करता है? ये लोकसभा का स्पीकर बताता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन से बिल जो है वो मनी बिल कहलाएंगे। तो देखिए, ये संचित निधि होती है, मतलब सरकार का राजस्व सारा इसके अंदर रखा होता है। तो संचित निधि से जब धन निकालना होता है, जमा करना होता है, या उधार लेना होता है, या उधार देना होता है, या न्यू टैक्स को लाना होता है या हटाना होता है, इनसे रिलेटेड जितने भी प्रस्ताव वाले विधेयक हैं मतलब बिल हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? मनी बिल कहलाते हैं। क्लियर? कि मनी बिल जो होता है वो पास कैसे होता है? तो देखिए, उसकी एक प्रोसेस होती है, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ डायग्रामेटिकली। तो सबसे पहले कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं ये कौन डिसाइड करता है? लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है। तो लोकसभा का स्पीकर सबसे पहले पारित करता है। उसके बाद वो कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उसको पास करता है, फिर वो आता है लोकसभा के अंदर। लोकसभा में सामान्य बहुमत से वो विधेयक पास होता है, कहाँ जाता है? राज्यसभा में। राज्यसभा में 14 दिन के अंदर उस पर डिसीजन लेना होता है। 14 दिन के बाद में ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है? पास हो जाता है, अगर उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया तो। उसके बाद वो कहाँ पर आता है? लोकसभा में आता है। लोकसभा में आने के बाद में लोकसभा से पुनः पास होता है, और फिर कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस पे फिर फाइनल मोहर लगाते हैं, और वो विधेयक जो होता है बिल बनकर पास हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस। और मैंने आपको बताया था कि बजट जो है वो मनी बिल के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, तो उसकी प्रोसेस भी क्या होगी? इसी तरीके से उसकी प्रोसेस होती है। क्लियर? अब बात करते हैं हम फाइनेंस बिल क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है। तो इस दस्तावेज में नए करों को लागू करने, पुराने करों में परिवर्तन करने संबंधी प्रस्ताव होते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? वित्त विधेयक कहते हैं। इसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 117 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 117 में किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मनी बिल और फाइनेंस बिल। चलिए अब बात करते हैं हम कि बजट कौन तैयार करता है। तो देखिए, वित्त मंत्रालय जो होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो तैयार करता है बजट को, नहीं तो वित्त सचिव। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब एक और चीज ध्यान रखिए कि जब बजट बनता है ना, तो उसकी जो प्रोसेस होती है वो कितने दिन की होती है? 70 से 75 दिन की उसकी प्रोसेस होती है। तो संसद द्वारा बजट पास किए जाने तक जो भी सरकारी खर्च होता है, ओके, वो सरकारी खर्च जो होता है वो लेखानुदान मतलब वोट ऑन अकाउंट के तहत प्राप्त किया जाता है। सरकारी खर्च कहाँ से प्राप्त किया जाता है? लेखानुदान के तहत प्राप्त किया जाता है। और इसका उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? 116 नंबर के अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है।
तो ये भी दिमाग में रखना, लेखा अनुदान वाला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जिस दिन बजट लोकसभा में आता है उसी दिन राज्यसभा में भी बजट प्रस्तुत होता है। अब बात करते हैं हम रेल बजट के बारे में। तो रेल बजट को जनरल बजट से 1924 में एकवर्थ कमेटी के तहत अलग कर दिया गया था। तो 1924 के बाद में मतलब 1925 से रेल बजट जो था वो अलग से प्रस्तुत किया जाता था जनरल बजट से। फिर 2016 में इसे समाप्त कर दिया गया और 1 फरवरी 2017 को जो बजट प्रस्तुत हुआ उसमें रेल बजट और जनरल बजट को एक साथ प्रस्तुत किया गया। ठीक है, और ये बजट जो संख्या थी वो कौन सी थी? 87th बजट था ये। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। टाइप ऑफ बजट, तो देखिए सबसे पहला आता है परफॉर्मेंस बजट, निष्पादन बजट। ये क्या होता है कि चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर, मतलब जो करंट में अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके जो भी रिजल्ट हैं उसको बेस मानकर आने वाले वर्ष के लिए बजट तैयार करना क्या बोला जाता है? परफॉर्मेंस बजट कहलाता है। बहुत सिंपल सा है। अगला आता है जीरो बेस्ड बजट सिस्टम। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। इस तरह के बजट में जो पुराने वर्षों के व्यय पर विचार नहीं किया जाता है, ना ही उनमें कुछ सुधार किया जाता है। जो भी करंट में फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके परिणामों व उपलब्धियों को शून्य मानकर एक नए वर्ष के लिए बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार किया जाना क्या कहलाता है? जीरो बेस्ड बजट सिस्टम कहलाया जाता है। मतलब लास्ट ईयर जो भी व्यय हो रहा है, ज़्यादा हो गया है तो उस पर ना कुछ सुधार किया जाता है, एक नए सिरे से बजट तैयार करना क्या कहलाता है? जीरो बेस्ड बजट सिस्टम कहलाता है। इस प्रणाली को क्या बोलते हैं? इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? सूर्य अस्त बजट, मतलब सनसेट बजट सिस्टम भी इसको कहते हैं। आगे देखिए कि जो शून्य बेस्ड बजट सिस्टम था इसका जनक जो है वो कौन है? पीटर ए पायर है। कौन? पीटर ए पायर। इस प्रणाली का सबसे पहले प्रयोग जो था वो अमेरिका ने किया था 1973 में, और भारत ने इस प्रणाली की शुरुआत करी थी 1987-88 में इसकी शुरुआत की थी। और सबसे पहला राज्य जिसने जीरो बेस्ड बजट सिस्टम को अपनाया था वो कौन था? आंध्र प्रदेश था। ओके, और भारत में आज ऑलमोस्ट सारे जो राज्य हैं वो आंशिक रूप से जीरो बेस्ड बजट सिस्टम को लागू किए हुए हैं। ओके, आगे बात करते हैं हम आउटकम बजट की। तो देखिए आउटकम बजट क्या होता है, तो ये थोड़ा ध्यान समझिएगा कि देश में हर साल बड़ी संख्या में विकास से संबंधित योजनाएं आती है। ठीक है, कौन कौन सी? जैसे मनरेगा, मध्याह्न भोजन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस तरीके की बहुत सारी योजना आती है। और इन सभी योजनाओं पर भारी भरकम पैसा खर्च होता है, आप सभी को पता ही है। ये योजनाएं कहाँ तक सफल रही है ये नापने का कोई पैमाना नहीं होता है। योजनाओं के लटके रहने से काफ़ी पैसा खर्च होता है। इस तरह की कमियों को दूर करने के लिए देश का पहला आउटकम बजट 2005 में पेश किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि चालू वित्तीय वर्ष, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसकी हर तिमाही की समीक्षा करना, हर 3 महीने में उसकी समीक्षा करना। तो इसे क्या बोला जाता है? आउटकम बजट बोला जाता है। तो आपको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट लेते हैं अब हम जेंडर बजट। तो जेंडर बजट क्या होता है? देखिए कि ये बजट महिलाओं के विकास, कल्याण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष एक निर्धारित राशि सुनिश्चित करता है। तो बस हमको इतना सा ध्यान रखना है कि जेंडर बजट महिलाओं के विकास कल्याण से संबंधित। ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बजट से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जो पहला बजट रखा था वो किसने रखा था? 1733 में प्रोफेसर फिलिप ने सबसे पहले बजट रखा था। भारत की अगर बात करें तो पहला बजट किसने रखा था? 1860 में जेम्स विल्सन ने रखा था सबसे पहला बजट। स्वतंत्र भारत के पहले बजट की बात करें तो किसने रखा था? 1947 में आर के सरमुखम शेट्टी ने रखा था। किसने? शेट्टी साहब ने। ठीक है। पहला गणतंत्र बजट की बात करें तो 1950 में जॉन मथाई ने रखा था पहला गणतंत्र बजट। तो ये चारों हमको ध्यान रखना है, किसी से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट किसने रखा है? तो सबसे ज़्यादा बार बजट प्रस्तुत करा है मोरारजी देसाई ने, 10 बार प्रस्तुत करा है। 8 बार जनरल बजट और 2 बार अंतरिम बजट। तो मोरारजी देसाई ने भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट रखा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री भी रहे हैं ऐसे कौन कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। ये तीनों जो हैं ये प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी रहे हैं। ठीक है।
अब बात करते हैं हम डेफिसिट के बारे में। तो डेफिसिट मतलब होता है घाटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीएससी एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, यूपीएससी एग्ज़ाम, इनमें क्वेश्चंस इससे बनता ही बनता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो थोड़ा-सा कॉन्संट्रेट रखिएगा और काफ़ी कन्फ्यूज़िंग भी है। तो ध्यान से समझिए इसको। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। चलिए, तो देखिए इसको समझने से पहले हमको 4 टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला आता है रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है? राजस्व आय प्राप्ति क्या कहलाता है? कि सरकार की ऐसी आय प्राप्ति जिसमें सरकार पर किसी भी प्रकार की लायबिलिटी नहीं होती है। मतलब सरकार को ऐसी आय मिल रही है और सरकार पे उसको चुकाने की, वापस देने की कोई लायबिलिटी नहीं है। जैसे टैक्स हुआ, ठीक है? इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, 2 प्रकार का टैक्स होते हैं। तो सरकार के पास में कोई भी लायबिलिटी नहीं है उनको वापस चुकाने की। तो उसे क्या बोलेंगे हम? ऐसी सोर्स ऑफ इनकम को क्या बोलेंगे हम? रेवेन्यू रिसीट बोलेंगे। क्लियर? तो पहली टर्म क्लियर हुई। आगे बात करते हैं हम अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। ठीक है? राजस्व व्यय की। तो ये क्या होता है कि एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? खर्चा होता है, पैसा हाथ से जाना। तो ऐसे सरकारी खर्चे जिनमें सरकार की न तो प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार हो रहा है और न ही फ्यूचर के लिए कोई इनकम जनरेट होगी। मतलब कैसी जगह पर पैसा खर्च हो रहा है? सरकारी विभागों पर होने वाला खर्च, सरकारी सब्सिडी, यहाँ से उनको पता है कि कोई भी इनकम जनरेट होने वाली नहीं है। तो ऐसे एक्सपेंस को क्या बोलेंगे हम? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे, राजस्व व्यय बोलेंगे। ठीक है? तो ये दोनों टर्म आपको क्लियर हुई है। अब बात करते हैं हम कैपिटल रिसीट्स की, पूंजीगत आय प्राप्ति। तो ये क्या होता है? सरकार की ऐसी आय प्राप्ति, ऐसी सोर्स ऑफ इनकम जिसमें सरकार पर लायबिलिटी होती है। इन फ्यूचर सरकार को क्या करना होता है? भुगतान करना होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम क्या? घरेलू ऋण, मतलब डोमेस्टिक जो भी वो कर्जा लेती है। विदेशी ऋण लेना, मतलब बाहर की बैंकों से वो क्या करती है? भारत सरकार कर्जा लेती है। तो ये सब आता है किसके अंदर? कैपिटल रिसीट्स के अंदर आता है। इसके बाद एक और टर्म आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। इसमें क्या होता है? ऐसे सरकारी खर्चे जिनमें सरकार की प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार हो रहा है और फ्यूचर के लिए इनकम जनरेट होगी। जैसे कि अस्पताल, उद्योग धंधे, ये सब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो आपको ये चारों टर्म क्लियर हुई होगी। तो अब दोस्तों अगर मैं बात करूं, कुल आय प्राप्ति की बात करूंगा, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? रेवेन्यू रिसीट्स भी आ जाएगा और कैपिटल रिसीट्स भी आ जाएगा। ठीक है? और अगर मैं बात करूं कुल व्यय की, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दोनों आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये चारों जो टर्म है ये अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो आगे अब हम बात करते हैं कि फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इनको हम समझते हैं। तो आपने अगर ये चारों समझा होगा तो फटाफट आप समझ जाएंगे। देखिए टोटल एक्सपेंडिचर, ये टर्म आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ। जब इसमें से हम माइनस करते हैं टोटल रिसीट्स को, जो कुल व्यय है वो ज़्यादा है, उसमें से हम माइनस करेंगे कुल प्राप्ति को। तो व्यय चूंकि ज़्यादा है तो क्या होगा? घाटा होगा। तो ऐसे घाटे को क्या बोलते हैं? बजटीय घाटा बोलते हैं, बजट डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति क्या कहलाता है? बजट डेफिसिट कहलाता है, बजटीय घाटा कहलाता है। ठीक है? तो डायरेक्टली फॉर्मूला एग्जाम में पूछा है, एसएससी में भी पूछा गया है, तो ध्यान रखना है आपको। आगे बात करते हैं हम टोटल एक्सपेंडिचर में से जब हम माइनस करते हैं टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग, मतलब विदेशी बैंकों से, विदेशों से जो भी ऋण लिया है उसको छोड़कर, इस तरीके के घाटे को क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। अब देखिए एक्सपेंडिचर तो वो की वही है, पर प्राप्ति में और कमी हो गई है। पहले टोटल रिसीट जो थी बजटीय घाटे में, देखिए उसमें हमने क्या और छोड़ दिया है? जो विदेशों से जो हमने ऋण लिया है बैंकों से या कंट्री से, वो हमने छोड़ दिया है। ठीक है? तो मतलब कुल प्राप्ति और कम हो गई। टोटल एक्सपेंडिचर तो वो की वही है, तो व्यय ज़्यादा हो रहा है, प्राप्ति और कम हो गई, मतलब घाटा और ज़्यादा हो गया। तो राजकोषीय घाटा ज़्यादा होता है बजटीय घाटा से। ठीक है? तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? तो राजकोषीय घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है फिस्कल डेफिसिट का। ये भी ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर किसको छोड़ा है? जो विदेशों से कर्जा लिया है, विदेशों से जो ऋण लिया है विदेशी बैंकों से, तो उस पे कहीं ना कहीं ब्याज तो लग रहा है। ठीक है? जो कि टोटल एक्सपेंडिचर में हमारा काउंट हो रहा है। तो जब फिस्कल डेफिसिट में से वो इंटरेस्ट को हम हटा देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्राइमरी डेफिसिट कहलाता है। क्या कहलाता है?
प्राथमिक घाटा कहलाता है। आगे बात करते हैं हम टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको क्लियर कर चुका हूँ टर्म। जब टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस करते हैं हम टोटल रेवेन्यू रिसिट्स को, तो क्या कहलाता है? रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है, राजस्व घाटा कहलाता है। ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया आपको। अगर आपने वो चारों जो टर्म मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई अगर वो क्लियर है, तो ये चारों फॉर्मूले आपको आराम से बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये जो थ्योरी सेक्शन है बजट का, ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम टेस्ट लगाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है टेस्ट में इंक्लूड करें मैंने, वो हम सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से सॉल्व करिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, कब से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, ठीक है। कब तक? 31 मार्च तक। बजट एक लेख पत्र है, ये हाल ही यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। सी आंसर सही होगा। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है कि हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे डेफिसिएट में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? तो सबसे अधिक योगदान किसका होता है? फिस्कल डेफिसिएट का होता है, राजकोषीय घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है। तो बी आंसर बिल्कुल सही होगा। यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक न पारित हो सके तो सरकारी व्यय, सरकारी खर्चा किस आधार पर किया जाता है? तो लेखा अनुदान के आधार पर किया जाता है। तो आंसर क्या है? सी आंसर होगा। लेखा अनुदान का हमारे संविधान में किस आर्टिकल में बताया गया है? 116 आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 117 में फाइनेंस बिल के बारे में बताया गया है, 110 में मनी बिल और 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट के बारे में। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय मतलब टोटल एक्सपेंस और कुल प्राप्ति टोटल रिसीट्स के बीच अंतर को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बजटीय घाटा, बजट डेफिसिएट बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा? बी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में सबसे पहले किस राज्य ने शून्य आधारित बजट को अपनाया था? तो किस राज्य ने अपनाया था? आंध्र प्रदेश ने अपनाया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने रखा था? तो किसने रखा है? आर के शेट्टी ने रखा था। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने रखा था? जॉन मथाई ने। तो इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। नेक्स्ट देखिए, चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है? परफॉर्मेंस बजट कहलाता है, निष्पादन बजट।